नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पे आप सवाल पूछना चाहते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ, जहां पर शाम के कारोबार में गिरावट बढ़ गई है। फेड के फैसले से पहले मार्केट डर गया है, दबाव में है बाजार। तो अब सवाल यह है कि इस गिरावट पर आपको करना क्या है। 365 रुपए नीचे है इस वक्त गोल्ड। और सिल्वर की बात करें तो चांदी का भाव इस वक्त करीब 700 रुपए नीचे है। तो तेज गिरावट है गोल्ड और सिल्वर में। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं भाविक पटेल, ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज के। हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के। नवनीत दमानी हैं, मोतीलाल ओसवाल के। और डीएन पाठक हैं, सोपा के ईडी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल नवनीत दमानी जी आपसे ये होगा कि क्या आज शाम के कारोबार में गोल्ड की गिरावट और बढ़ सकती है? मृत्युंजय, हमने लास्ट 2 दिनों में कि गोल्ड में अच्छा दबाव का माहौल बना हुआ है और हर पुल बैक पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, सेलिंग बर्फबारी है। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि फेड की बैठक से पहले है, आप थोड़ा सा करेक्टिव माहौल मुझे लगता है कि इवनिंग होते होते और गहरा सकता है। छोटा मोटा पुल बैक क्योंकि ऑलरेडी 350-400 रुपए की नरमी देख चुके हैं, तो आना संभावित है। 48,900-950 के रेंज में सेल किया जाए। 49,100 का आप स्टॉप लगाइए एंड 48,600 के नीचे का टारगेट देख सकते हैं। पिछले अगर 1 से 1.5 महीने की बात करें तो 48,700 का स्तर टूटा नहीं है। अगर उसके नीचे बाजार होल्ड करता है तो एक अच्छा करेक्शन की भी पॉसिबिलिटी अगले 1-2 सेशन में पॉसिबल हो सकती है। अच्छा, ठीक है। तो बीरेन जी, आपका क्या मानना है सर? क्योंकि फेड की जो मीटिंग होने वाली है, जो फैसला आने वाला है, उस पर दुनिया भर के मार्केट की नजरें टिकी हुई हैं, कुछ भी हो सकता है। आपका सुझाव क्या होगा गोल्ड ट्रेडर के लिए? पॉल साहब, बेसिकली जो फॉरवर्ड गाइडेंस, क्योंकि रियल यील्ड बढ़ रहे हैं, लॉन्ग डेटेड यील्ड 30 ईयर बॉन्ड के, तो वो कोई टेपर टेंट्रम की बात करते हैं, यानी क्यूई अनविंडिंग का हल्का सा भी अगर हिंट देते हैं तो सेल ऑफ आएगा। बट ये मोमेंटरी सेल ऑफ होगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी अभी भी काफ़ी है और ECB डोविश है। यूके में भी नेगेटिव यील्ड्स चल रहे हैं। तो जो भी सेल ऑफ है उसका मैं लंबा असर नहीं देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि करीबन अगर कोई डिप आता है तो ये पोजिशनल ट्रेडर के लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। आज के लिए तो मैं 48,700 के आसपास, मींस करंट रेट पे मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। 48,200 के स्टॉप लॉस से 49,100-200 के आसपास का मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, ये रहा है आपकी गोल्ड के ऊपर। भाविक पटेल जी, मैं आपसे बिल्कुल आज शाम के कारोबार के लिहाज से पूछना चाहता हूं। 383 रुपए नीचे है MCX पर गोल्ड, 48,760 ये गोल्ड का ताजा भाव है। क्या किया जाए इस भाव पर? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, हमने पहले भी देखा है कि 48,700 एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है और अभी भी अगर देखें तो 690 का ही लो बना है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि करेक्शन अभी भी हो सकती है, पर यहाँ पे सपोर्ट के करीब नहीं, थोड़ा पुल बैक अगर आता है 48,900 के करीब, तो वहां से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 49,050 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 48,600 का। पहले भी हमने देखा है कि फेड के बैठक जब आने वाली है उससे पहले गोल्ड में थोड़ी बहुत गिरावट आती है और उसके बाद थोड़ा कवर हो जाता है। तो आज के दिन मुझे भी लग रहा है कि शाम को एटलीस्ट थोड़ा गोल्ड में हमें वीकनेस देखने को जरूर मिलेगा। ओके, ये रहा है आपकी गोल्ड के ऊपर 48,760 ये गोल्ड का ताजा भाव है। चांदी के ऊपर नवनीत जी, आपका क्या व्यू है? सिल्वर का मार्केट अभी आपको कैसा दिख रहा है? और चांदी में क्या सुझाव होगा आपका? फेड के ऐलान से पहले चांदी में किस तरह का ट्रेड लिया जाए? चांदी में भी नरमी का माहौल देखने मिल रहा है। प्राइमरीली गोल्ड की वीकनेस के साथ साथ बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में भी अच्छा सेल ऑफ लास्ट 2-3 दिनों में आया है, जिसका इम्पैक्ट सिल्वर प्राइसेस में भी है। मुझे लगता है कि $1.9 ट्रिलियन का जो स्टिमुलस का अनाउंसमेंट है वो काफी हद तक पॉजिटिव वे में सिल्वर को भी फैक्टरिंग हो चुका है और थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव आ सकता है।
48,000 निकालने में सिल्वर को काफी दिनों से दिक्कत हो रही है। इसके चलते मुझे लगता है कि एक करेक्शन पॉसिबली देखने मिल सकता है। यहाँ से छोटा मोटा पुल बैक यानी 66,300, 66,400 के आसपास मिले तो सेल किया जाए। 66,900 का स्टॉप लगाए, 65,500 एंड 65,200 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी के ऊपर है। करीब करीब 1% नीचे है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। आपका क्या सुझाव होगा बीरेन जी चांदी के ट्रेडर के लिए? यहाँ भी मैं बाय ऑन डिप्स का चांस लेना प्रेफर करूंगा। 65,500 के आसपास 65,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और 66,400 का लक्ष्य रहेगा। ओके, तो ये राय आपकी सिल्वर के ऊपर 761 रुपये नीचे है चांदी का भाव इस वक्त और गिरावट है। और यहाँ पर राय आपके सामने है कि चांदी में आपको करना क्या। भाविक पटेल जी, करंट मार्केट प्राइस पर कोई ट्रेड बन रहा है क्या? मृत्युंजय जी, करंट मार्केट प्राइस पे तो नहीं बन रहा है, पर मुझे लग रहा है कि चांदी अगर 65,400 के करीब आती है तो मैं 65,000 के स्टॉप लॉस से बाय के रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 1.5% तो ऑलरेडी 1.16% डाउन है। तो आई थिंक 1.5% के करीब आती है तो वहां से एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, ये राय हो गई आपकी सिल्वर के ऊपर। चलिए अब हम बात करते हैं एक और खबर की। खबर है सोयाबीन, सोया तेल, ओवरऑल ऑयल कॉम्प्लेक्स को लेकर, जहां पर तेज़ी अब लौटी है। क्या फंडामेंटली मार्केट में कुछ बदलाव आया है और ये तेज़ी कितनी टिकाऊ है, इसी पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सोपा के ईडी DN पाठक साहब। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो रहा है सर आपके मार्केट में, ऑयल सीड के मार्केट में? क्या कुछ फंडामेंटली बदलाव आया है मार्केट में अभी? पाठक जी, मार्केट में फंडामेंटली कुछ बदलाव नहीं है। हाँ, पीछे थोड़ा सा प्राइस गिरी थी क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में CBOT में और थोड़ा सा प्राइस गिरा था तेल का, लेकिन अभी एक दो दिन में फिर से प्राइस वापस आई है। ब्राजील में थोड़ी ऐसी खबर थी कि शायद थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन उससे कुछ फंडामेंटली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस वक्त की बारिश ब्राजील में कोई फसल पे उल्टा असर नहीं डालने वाली है। तो फंडामेंटली आई डोंट सी एनी बिग चेंज। अच्छा, तो सर एक चीज बताइए पाठक जी कि अब यहाँ से मार्केट आपको कैसा लग रहा है? संजय जी, ये वो सवाल है जिस पे मैं अटक जाता हूँ। नहीं सर, आपको फंसना नहीं है, आपको बस क्योंकि आप मार्केट के जानकार हैं, नब्ज को अच्छे तरीके से आप समझते हैं सर, मैं बाजार की नब्ज को। इस सवाल के जवाब पे अटक जाता हूँ मैं, क्योंकि प्रिंसिपली हम प्राइस और मूवमेंट पे कभी बात नहीं करते हैं। मैं तो पार्टिकुलर मैंने कसम खा रखी है कि मैं मार्केट की ट्यून कैसी रहेगी उस पर कभी बात नहीं करूंगा। अच्छा, चलिए प्राइस पे सर, प्राइस पे ठीक है, आप प्राइस पे बात मत करिए। एक चीज बताइए कि आगे किसानों को MSP के ऊपर का भाव मिलता रहेगा? 100%। कितना ऊपर? मुझे लगता है कि देखिए MSP 3880 है, तो इससे किसानों को सब्सिडी ऊपर भाव मिलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि दाम ऊपर की तरफ रहेंगे, किसानों को अच्छा भाव मिलेगा। कंज्यूमर को सर? कंज्यूमर को कोई समस्या नहीं है, कंज्यूमर खुश है, पोल्ट्री वाले खुश है, कंज्यूमर को कोई शिकायत है नहीं। और शिकायत तो सिर्फ मीडिया में होती है या फिर कहीं इधर उधर होती है पॉलिटिक्स में। कंज्यूमर इज नॉट क्राइंग। कंज्यूमर को कोई शिकायत नहीं है आप कह रहे हैं? जी नहीं, एक भी कंज्यूमर को शिकायत नहीं। मैं खुद कंज्यूमर हूँ। नहीं, आप तो कंज्यूमर हैं, लेकिन आप सर HNI कंज्यूमर है ना, मैं रिटेल कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ। मैं गांव का रहने वाला हूँ संजय जी, और HNI नहीं हूँ मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मुझे मालूम है कि कंज्यूमर को प्रॉब्लम नहीं है इससे। नहीं सर, कंज्यूमर आप गांव के रहने का मतलब ये थोड़ा है कि मतलब आप गांव में हैं तो आप मतलब आप जो बताना चाह रहे हैं। लेकिन सर आम कंज्यूमर की जब हम बात करें, दाम जब बढ़ते हैं तो दिक्कत तो होती है। चलिए ठीक है, एक चीज पाठक जी मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि आगे डिमांड सप्लाई कैसे रहने वाली है तिलहन की? डिमांड के मुकाबले सप्लाई और सप्लाई के मुकाबले डिमांड। देखिए, ओवरऑल तिलहन की बात अगर आप करें तो अभी मस्टर्ड क्रॉप आएगी और एक्सपेक्टेड क्रॉप काफी अच्छी है। डिमांड साइड में तेल की डिमांड में तो कभी कमी आती नहीं है, तो खाने की चीज है तो डिमांड वैसी की वैसी रहेगी। सोयाबीन की क्रॉप मैं समझता हूँ कि इस साल सोयाबीन का रकबा फिर बढ़ेगा, और 2020 में जो समस्या आई थी सोयाबीन के साथ वो हमेशा नहीं आती रहेगी। अच्छा, तो सप्लाई शुड बी वेरी कंफर्टेबल एज कंपेयर टू डिमांड। तो बोथ
both sides should be equally matched very nicely. ऐसा मेरा मानना है, मैंने आपको रीजन बता दिया उसके। जी, बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आगे ऑयल सीड का फ्यूचर क्या रहने वाला है और डिमांड सप्लाई के हालात क्या रहने वाले हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है मोहित का, पूछिए मोहित। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। जी, मुझे सर हल्दी में पूछना है। हल्दी में 500 क्विंटल का माल है अभी हाजिर में, तो इसमें 3-4 महीने के नजरिए से कितना भाव मिल जाएगा? अच्छा, बताइए वीरेंद्र जी, क्या लगता है टर्मरिक का फ्यूचर सर? दिवाली तक जैसे कितना हो जाएगा? जी जी, अभी मैं दिवाली तक का तो नहीं सोचूंगा, ये काफी लंबा क्रॉप होता है, बट फिलहाल इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। शायद बहुत सालों के बाद, 5-6 साल के बाद इसमें हाई एंड स्पेकुलेटर्स में भी वापस आए हैं। तो नियर टर्म टारगेट हम शायद इसका 6800 से 7000 तक का मान के चलते हैं। फिलहाल ये बॉटम आउट हो चुकी है, 6000 का प्राइस है, 6000-6100 वो बॉटम मान के चले। अपसाइड में हम 6800-7000 तक की उम्मीद रख सकते हैं। ये मेरा 3-4 वीक 2-4 वीक का व्यू है। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल है सुशील का, पूछिए सुशील जी। सर मृत्युंजय जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल है सोया तेल पे। जी, तो ये सर ये इतनी उठापटक आ रही है, क्या चक्कर है? 2 दिन पहले 1027 बिका दिया, आज 1170 रुपये बिका दिया, क्या ये इसमें क्या चल रहा है? कोई गुंडागर्दी चल रही है ना, क्या चल रहा है? मेरे हिसाब से भाव इसके 950 रुपये चाहिए। अच्छा, बताइए भाविक जी, क्या लग रहा है सोया तेल का भाव आगे? देखिए फंडामेंटल तो मैं नहीं बता सकता, बट एटलीस्ट टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो वही 1040 के करीब जो पहले भी सपोर्ट लिया था दिसंबर में, वही सपोर्ट लिए और मुझे लग रहा है कि वापस यहाँ से ऊपर की तरफ, मतलब 1093 से 1100 तक के लेवल्स आ सकते हैं। आई थिंक 1040 के नीचे जाएगा तो ही मुझे लग रहा है कि सेलिंग आ सकती है, वरना एटलीस्ट एक्सपेक्ट कीजिए 1100 से 1105 1 से 2 वीक के अंदर। अगला सवाल है वीनू का गाजियाबाद से, पूछिए वीनू जी। जी सर, हमारे पास 21,000 का कॉटन है, उसे मार्च तक बाई रखें कि हम सेल करते हैं? अच्छा, कॉटन में अभी क्या करना चाहिए बीरेन जी? अभी मार्च तक रखा जाए या निकल जाया जाए, क्या किया जाए? मार्च तक रखा जाए। फॉरेन के मार्केट मींस आइस कॉटन जिसको बोलते हैं, वो अच्छा है, काफी तेज है। यहाँ से हम 21,700 से 22,000 तक की उम्मीद मार्च एंड के पहले कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से, पूछिए कैलाश जी। सर करंट रेट पे कॉपर मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, क्या करना उचित रहेगा क्या? कॉपर में क्या इस लेवल पे शॉर्ट करना चाहिए क्या? 600 रुपए के ऊपर है कॉपर का भाव, बताइए भाविक जी क्या करना चाहिए, शॉर्ट किया जाए कॉपर में? जी नहीं, अभी मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, तो आई थिंक 660 के करीब रिकमेंड किया था। टारगेट 602 था, जो टारगेट के करीब ही है, तो आई थिंक 605 के करीब आता है तो वहां से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 7.5 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट 602 का रखे। ऑलरेडी अगर देखें तो लो पे ही चल रहा है, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है शॉर्ट करने के लिए, तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा पुल बैक आता है 4.5-5 के करीब, तो वहां से शॉर्ट कीजिए। ओके, अगला सवाल है अनुराग का, पूछिए अनुराग जी। सर मेरा सर गोल्ड 50 रुपए पाएंगे सर, फरवरी 25 तारीख को कटना है, और सर सोयाबीन पे सलाह चाहिए सर। गोल्ड 50 हो जाएगा? बताइए वीरेन जी सर क्या होगा? गोल्ड का मैंने आज बाई का कॉल दिया है 48,700, जिसका 48,200 का स्टॉप लॉस है। सोयाबीन में काफी टाइम से मैं बार बार यहाँ बुलिश कॉल ही देता रहा हूँ, तो यहाँ भी मेरा जो टारगेट है 48,500 के बीच का है। ग्लोबल फंडामेंटल्स इसके काफी तेज है। ओके, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जी, जिंक फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैं 209 के करीब बेचने की रिकमेंड करूंगा 206 के टारगेट के लिए, और 211.50 का स्टॉप लॉस। आपकी कॉल बीरेन जी। पेप कॉटन में 21,200 में बाइंग प्रेफर करूंगा। लक्ष्य रहेगा 21,600 का, स्टॉप लॉस 21,000 का। आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। जी, कॉपर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैं शॉर्ट करने का रिकमेंड करूंगा 607.50 के करीब,
602 का टारगेट और 611 का स्टॉप लॉस। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।